ऑल माय सब्सक्राइबर, आप सभी अच्छे होंगे ये उम्मीद है मुझे। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आर महिला पीजी कॉलेज, आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूँ। इस समय जिस टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यूअस कवर कर रहे हैं वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसपे कि मैंने ऑलरेडी 2 वॉल्यूम्स बना लिए हैं और अब हमारा ये तीसरा वॉल्यूम है। तो बहुत एलोबोरेट तरीके से मैं इस प्रोजेक्ट को, इस वर्क को, इस वीडियो को जनरेट कर रही हूँ ताकि एक एक पॉइंट पे आपका, मेरा और जो भी व्यूवर्स हैं सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, आज का वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पार्ट 3 स्कूल एजुकेशन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स, स्कूल एजुकेशन के 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। पहला था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels। तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें कही गई हैं उनको देख लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्कूल एजुकेशन से ही आगे पॉइंट पे, कैरिकुलम एंड पेडागॉगी इन स्कूल्स की नई एजुकेशन पॉलिसी में कैरिकुलम को लेकर के और पेडागॉगी मैंने बताया था, उसको लेकर के क्या बातें कही जा रही हैं, क्या उम्मीद की जा रही हैं। इसमें है कि लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। तो जो लर्निंग होगी, जो पद्धति होगी शिक्षा की और पठन पाठन की, वो होलिस्टिक होगी, इंटीग्रेटेड होगी, एंजॉयबल होगी एंड इंगेजिंग होगी, बच्चों को इंगेज करने वाली होगी। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होंगी। यह पैटर्न पहले भी समझ चुके हैं। सेकंड वीडियो में 5+3+3+4 की बात कही गई है। 5 जो 5 साल हैं वो फाउंडेशनल के लिए हैं, फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 3 to 8 ईयर्स डिसाइडेड है। जो सेकंड है +3, तो 3 जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज है जो कि 8 to 11 ईयर्स के हैं। अगेन 3 ईयर्स, ये मिडिल एज इसको कहा जा रहा है, जो कि 11 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए है। और फिर आगे 4 साल, इसको सेकेंडरी स्टेज कहा जा रहा है, जो कि 14 to 18 ईयर्स एज ग्रुप के लिए ये डिसाइडेड करके रखा गया है। तो 5+3+3+4 के पैटर्न को ये सेकंड वीडियो में पूरे डिटेल से बताया गया है। पहला जो फाउंडेशनल स्टेज है ये 5 ईयर्स का होगा। एफरमेंशन्ड कैरिकुलम एंड पेडागॉगी ऑफ ECCE, जो ECCE के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया था कि गुड बिहेवियर्स, एथिक्स, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, क्लीननेस, टीम वर्क, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ों की दीक्षा बच्चों को दी जाएगी और ये तरीके से अडॉप्ट की जाएगी। सेकंड वीडियो में पूरी तरह से ECCE को डिस्क्राइब किया गया है, तो वही होगा इसमें। सेकेंड स्टेज जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज है, जो कि 3 ईयर्स का होगा और इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सम टेक्स्ट बुक। अब प्रिपरेटरी क्लास जो 3 ईयर्स अबव होगा, अब उसमें कुछ टेक्स्ट को, बुक्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। इससे पहले जो 5 ईयर्स का फाउंडेशनल स्टेज था उसमें टेक्स्ट बुक नहीं इंक्लूड करने की बात की गई है। उसको आप कितना इंटरैक्टिव तरीके से बच्चों को पढ़ा सकेंगे वो चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। और जो 3 ईयर्स का है, अभी मैंने बताया कि ये 3 ईयर्स का होगा और किस एज ग्रुप से, ये 8 से 11 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए डिस्क्राइब है। तो ये इसमें अब कुछ लाइट टेक्स्ट बुक, हल्के टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन होगा। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज से। थर्ड, जब मिडिल स्टेज की तरफ हम आते हैं, 3 ईयर्स का ये मिडिल एज भी रहेगा और ये 11 से 14 ईयर्स तक के लिए है। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर फॉर लर्निंग एंड डिस्कशन। अब सब्जेक्ट वाइज इंट्रोडक्शन और टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें
शुरू होगा। और जो लास्ट है वो सेकेंडरी स्टेज है, जो कि आपको पता है कि ये भी 4 इयर्स का है और इसमें ग्रेटर डेप्थ, अब जो पढ़ाई होगी वो पूरा डेप्थ में जा कर के होगी। बच्चा जो भी लेता है विषय उसका गहराई से अध्ययन अध्यापन किया जाएगा। ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत होगी, ग्रेटर अटेंशन ऑफ लाइफ एस्पिरेशंस और स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, ये चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। आपने देखा पूरा ये। नेक्स्ट फिर है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है, प्रायोगिक अधिगम की बात की गई है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी अडॉप्टेड इंक्लूडिंग हैंड ऑन लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंशियल लर्निंग में शामिल की जाएगी। फिर है नेक्स्ट एम्पावर स्टूडेंट्स थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन द कोर्सेज चॉइस, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कोर्सेज चॉइस का। Student will be given increased flexibility and choices of subject to study, particularly in secondary school, including the subjects of physical education, the arts, craft and vocational skills। ठीक है, अब बच्चे का जहाँ भी इंटरेस्ट है वो सब पढ़ सकता है, फिजिकल एजुकेशन भी, आर्ट्स भी, क्राफ्ट भी, वोकेशनल स्किल भी, और ये सेकेंडरी स्कूल लेवल पे आएगा। जो लास्ट वाला भी मैंने बताया था जो +4 है उसमें देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमंग कैरिकुलर, एक्स्ट्रा कैरिकुलर और को कैरिकुलर अमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस और बिटवीन वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स। Subject such as physical education, the arts and crafts and the vocational skills in addition to science, humanities and mathematics will be incorporated। देखिए अभी तक ये चीज़ें नहीं थी। अगर हम साइंस ले लिए तो हम आर्ट्स के विषय को नहीं पढ़ सकते थे, आर्ट्स ले लिए तो साइंस के विषय को नहीं पढ़ सकते थे। अगर हम मतलब साइंस ले रहे हैं तो हम उसमें ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर चॉइसेस। तो चॉइसेस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है स्टूडेंट के चॉइसेस को। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आया है वो आया है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसमें अब लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5 बट प्रिफरेबली टिल ग्रेड A एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात की गई है कि अप टू ग्रेड A मतलब कक्षा 8 तक हम वहाँ पर लोकल लैंग्वेज, क्योंकि माना जाता है कि जो एक स्टूडेंट होता है वो सबसे ज़्यादा लोकल लैंग्वेज को जानता है। देखिए एक जो रीजनल लैंग्वेज होती है और होम लैंग्वेज होती है, कई बार वो होम लैंग्वेज से इतर होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बंगाली बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, पर ज़रूरी नहीं कि होम लैंग्वेज भी बंगाली हो। तो अभी तक रीजनल लैंग्वेज को हम इम्पोर्टेंस दे रहे थे, पर इसमें होम लैंग्वेज के भी इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है कि आपका रीजनल लैंग्वेज कुछ भी हो, लोकल लैंग्वेज कुछ भी हो, पर होम लैंग्वेज में भी बच्चा अब स्कूल में पढ़ सकता है, क्योंकि होम लैंग्वेज को वो शुरू से देखता आ रहा है, समझता आ रहा है, सुनता आ रहा है। तो अप टू द ग्रेड A मदर लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, इन सारे लैंग्वेजेस में अब पढ़ाई होगी। उसके अकॉर्डिंग टीचर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे, वो टीचर्स जो ये सारी भाषाएं बोल सकते हैं। दिस विल बी फॉलोड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। ये पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स दोनों में होगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सिर्फ जो आई पॉलिसी वो सिर्फ पब्लिक स्कूलों में ही फॉलो होंगी, ऐसा नहीं है। प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों स्कूल्स में फॉलो हो सकती हैं, होंगी, सॉरी हो सकती नहीं है, होंगी। हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स इंक्लूडिंग इन साइंस विल बी मेड अवेलेबल इन होम लैंग्वेज। अब देखिए कि इवन साइंस की बुक, आप देखिए जो ह्यूमैनिटीज़ की बुक होती है, जो सोशल साइंसेस की बुक्स होती हैं, वो आर्ट्स की बुक्स होती हैं, वो कई बार आप देख पाते हैं, आपको अवेलेबल हो जाता है अपने लोकल लैंग्वेजेस में। पर साइंस की बुक थोड़ी सी टफ होती है, वो लोकल लैंग्वेजेस में नहीं मिल पाती है। पर अब ऐसी भी किताबों का फॉर्मेशन होगा और हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक, ऐसा नहीं कि इस टेक्स्ट बुक की क्वालिटी डाउन कर दी जाएगी, वहीं किसी से बना करके उसको शामिल कर दिया जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है।
हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स इंक्लूड किए जाएंगे और इवन कि साइंस सब्जेक्ट्स के भी जो किताबें होंगी वो होम लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज और जो आपके लोकल लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग है, उसमें भी अवेलेबल होंगी। टीचर्स विल बी एनकरेज टू यूज़ अ बाईलिंगुअल अप्रोच। देखिए, और टीचर्स को एनकरेज किया जाएगा कि आप बाईलिंगुअल लैंग्वेज को बोलिए। बहुत एक वर्ड आया है इसमें, 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात की गई है। इसको इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। देयर विल बी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस लैंग्वेज फार्मूला। आपको सेकंड वीडियो में शायद मैंने बताया है 3 लैंग्वेज फार्मूला को, कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज हिंदी एंड थर्ड लैंग्वेज इज़ आवर लोकल और रीजनल और मदर लैंग्वेज। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है। इसको और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। The 3 language learned by the children will be the choice of states, regions and of course the student themselves। तो ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला में तीसरा लैंग्वेज है, पहला तो इंग्लिश हिंदी हो गया, जो तीसरा लैंग्वेज है वो स्टेट्स के अकॉर्डिंग के कौन से स्टेट्स में कौन सी भाषा बोली जाती है, या पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष, क्योंकि एक स्टेट में तो बहुत सारी भाषा बोली जाती है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष से, और साथ में स्टूडेंट का चॉइस तो सबसे सर्वोपरि माना गया है इसमें, कि उसके चॉइस से भी वो अपने लैंग्वेज को वो कर सकता है, चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है फॉर एनरिचमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेजेस। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में भी लैंग्वेज शामिल किए गए हैं, तो अब ताकि एक तो बच्चों का इनरिचमेंट हो सकते, उनकी पर्सनालिटी एनरिच कर सकते हैं। और कर कैसे सकेगी उनकी पर्सनालिटी एनरिच, कि वो जब जिस चीज़ को पढ़े वो उनको अगर अपनी भाषा में मिल जाएगा तो सबसे बेस्ट चीज़ है ना। ये तो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि बचपन से जिस भाषा को हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, उसमें चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो जाए, मतलब द बेस्ट चीज़ हो गया। तो एक तो बच्चों की पर्सनालिटी इससे एनरिच करेगी, पर सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि इससे लैंग्वेज का प्रिजर्वेशन बहुत अच्छे से होगा। कि जो लैंग्वेज आप देखिए, छोटी छोटी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं धीरे धीरे एक्सटिंक्ट करते जा रही हैं। आप देखिए जैसे छोटे छोटे फेस्टिवल्स हमारे सामने से हटते जा रहे हैं, हम उन फेस्टिवल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जो फेस्टिवल्स यूनिवर्सलाइज्ड हो गए, ठीक है, उनको तो इम्पोर्टेंस मिल गया, पर इसी दुनिया में जो फेस्टिवल्स सिकुड़ते गए। आपको मैं एग्जांपल बता रही हूँ, भी 2-3 दिन में आने वाला है ललई छठ, ठीक है। ललई छठ एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि बहुत लोकलाइज्ड हो चुका है और बहुत लोग इसको करते नहीं हैं। तो ऐसे ही भाषा की भी विविधता है हमारे देश में। हमारा देश भाषाओं का देश है, हमारा देश धर्मों का देश है, हमारे देश संस्कृतियों का देश है। तरह तरह की संस्कृतियाँ, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के त्यौहार, तरह तरह की जो खान पान, ये सब हमारे देश में है। तो इनको कैसे सजो के रखा जाए, इस बार नेशनल पॉलिसी में उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्पोर्टेंस दी गई है। और आप उसमें देखिए कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, पाली, पर्सियन, उड़िया, प्राकृत, इन सारे भाषाओं को एटलीस्ट ग्रेड 6 से लेकर के 12 तक में आपको 2 इयर्स पढ़ना होगा। दिस विल ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, कि आपका चॉइस कैसा है। आप पाली पढ़ना चाहते हैं, तेलुगु पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, एक होगा लिमिट कि इन स्कूलों में ये लैंग्वेज चलेंगे अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी को देखते हुए स्टूडेंट्स के। पर 6 से लेकर के 12 क्लास के ग्रेड तक आप ये 2 लैंग्वेज को 2 इयर्स के लिए आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे। एंड साथ में फॉर वर्ल्ड लैंग्वेजेस ऑल्सो, स्कूल लेवल्स पे बहुत कम ही ऐसे स्कूल होते हैं। अधिकतर जो प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल हैं उसमें मैंने देखा है, जो हाई क्लास के स्कूल हैं, किसी में फ्रेंच पढ़ा दिया जा रहा है, किसी में स्पेनिश पढ़ा दिया जा रहा है। पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें वर्ल्ड लैंग्वेजेस शामिल बहुत कम है। तो अब वर्ल्ड लैंग्वेजेस को भी शामिल करने की बात की जा रही है, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्टुगीज़, रशियन, ये सारे लैंग्वेजेस को भी शामिल करने की बात की जा रही है। और इसे भी बच्चे अब पढ़ेंगे। Children will have the opportunity to reach and learn from the original stories of Panchatantra, Jatak, Hitopshat
एंड अदर इंस्पायरिंग टेल्स फ्रॉम द इंडियन ट्रेडिशन। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें पिछला समाज जानना है या ये भी जानना है कि यार जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो निश्चित है कि हमें पुराने काल में जाना होगा। और पुराने काल का समाज कैसा था? द बेस्ट सोर्स इज आर बुक्स। ठीक है, बेस्ट सोर्स हमारा किताब होता है। माना जाता है ना, ये ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपको किसी संस्कृति को नष्ट करना है तो आप वहाँ के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म होने में क्या होगा, क्योंकि जो किसी समाज की संस्कृति होती है, किसी समाज की परंपरा होती है, वो किसी मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी मार्केट प्लेस पे नहीं इस्टेब्लिश होती है, वो हमारी किताबों में होती है। और किताबें प्लेस कहाँ होती हैं? हमारे लाइब्रेरीज़ में होती हैं। तो ये बात कहा जाता है कि अगर आपको किसी सभ्यता के इतिहास को ख़त्म कर देना है, किसी संस्कृति का आपको ख़त्म कर देना है कि ये संस्कृति कैसे जन्मी, कैसे हुई, तो आप उस जगह के 5 यूनिवर्सिटीज़, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अगर ख़त्म कर देंगे तो आपके पास कुछ हाथ नहीं आएगा। तो बहुत कुछ ऐसा होता है, इसलिए सरकार ने इसके महत्व को जानते हुए अब कहानियों में हमारे सिलेबस में पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक की कहानियाँ, हितोपनिषद की कहानियाँ, इनको शामिल करने की बात की गई है, जो कि उस समय की संस्कृति, उस समय की सभ्यता, उस समय के समाज को दर्शाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और साथ में इथिक्स, मोरालिटी, इन सब की बात ये करते हैं। आज की जनरेशन में मैं किसी एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, पर मैक्सिमम जनरेशन में जो मोरालिटीज़ है, जो वैल्यूज़ हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं ये फील करती हूँ इसको कि जो रेस्पेक्ट पहले दिया जाता था, वो रेस्पेक्ट अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा नहीं है बच्चे मानते नहीं, अपने टीचर्स को बहुत मानते हैं, पर जो वैल्यूज़ थी, जो मोरालिटीज़ थी, वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही हैं। तो इनको इनबिल्ड करने के लिए, फिर से जनरेशन में लाने के लिए, अपने भारत का जो कि लगभग बहुत बड़ा हमारा इतिहास है, अगर हम माने जाए तो हम 20,000 साल की सभ्यता है हमारी, पर हाथ क्या है हमारे? कुछ भी नहीं। तो इसको समझने की फिर से ज़रूरत है अब आने वाली पीढ़ी को, या इस पीढ़ी को भी फिर से हमें समझना। और जो हम समझ रहे हैं वो ऐसा है नहीं, हमारा इतिहास कुछ और है, हमारी सभ्यताएं कुछ और हैं, और हम कुछ और समझ रहे हैं। तो इसको जानने के लिए ये जो टेल्स, स्टोरीज़ थी, उन्हें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी हम सिद्धांत को समझ पाएंगे कि समाज का सिद्धांत क्या है, हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ एंड ऑल बेसिक ह्यूमन्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। अब साथ में सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। अब जो वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उनको समझना, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेवा, एनवायरनमेंट, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, सैक्रिफाइसेस, टॉलरेंस, डाइवर्सिटी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, कर्मा, फॉरगिवनेस, कर्टसी, हेल्पफुलनेस, एनवायरनमेंट, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। इन्हें आगे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी अब स्टूडेंट्स में डेवलप करने की बात की गई है थ्रू कैरिकुलम, थ्रू पेडागॉगी, तो टीचिंग लर्निंग, इसके थ्रू। अब एक बात आती है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCFSE। ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। चूँकि अभी पूरे इस वीडियो में, 2 वीडियो से मैं स्कूल एजुकेशन पे ही बात कर रही हूँ। तो फॉर्मेशन ऑफ NCFSE 2021 will be undertaken by NCERT based on the principle of NEP 2020 after discussion with all stakeholders including state government, ministries, relevant departments and other expert bodies। क्या कहा जा रहा है कि अब ये कैरिकुलम डेवलप करने का काम कौन करेगा, क्योंकि अभी जो किताबें आ रही हैं उसमें बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। और आज तारीख है 7 अगस्त, तो और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बोलने वाले हैं।
तो उन्हें भी सुनिएगा आप सभी। तो अब इसको डेवलप कौन करेगा? ये एनसीईआरटी करेगा, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, मिनिस्ट्रीज़ की भी जिम्मेदारी बनती है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे अगर स्पोर्ट्स को करना है तो स्पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है वो काम करेगा, कल्चर को करना है तो कल्चर मिनिस्ट्री काम करेगी। तो इस तरह से सारी मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, और जो एक्सपर्ट बॉडीज़ हैं उनके साथ मिल करके इस तरह का कैरिकुलम डेवलप होगा, और ये रिवाइज्ड और अपडेट होगा हर 5 साल और 10 साल पे। तो हर 5 साल पे इस कैरिकुलम को रिवाइज्ड भी, ये नहीं कि अब बन गया 2020 तो अब ख़त्म काम, इस कैरिकुलम को रिवाइज्ड करने की भी बात कही गई है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट्स फॉर द स्टूडेंट डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड्स दैट रिफ्लेक्ट्स इन ग्रेट डिटेल्स द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ ईच लर्नर। अब असेसमेंट कैसे होगा स्टूडेंट का? तो अब 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड्स बनेंगे। मतलब कि देखिए, अब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि अब कितना हम इनोवेटिव तरीके से, कितना इंजॉयबल तरीके से हम पढ़ाएंगे, तो उसी तरह असेसमेंट भी तो होगा। तो क्विज़ेस के माध्यम से, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, और जितने भी इनोवेटिव टेक्निक हैं उनके माध्यम से हम बच्चे को जज करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम पढ़ाएंगे भी उसी तरीके से। तो अब इस तरह का 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसमें सारी चीज़ें बच्चों की असेस होंगी। ठीक है। While the board exams for the grade 10 and 12 will be continued, the existing system of board and entrance exams shall be reformed to eliminate the need for undertaking coaching classes. देखिए, 10th और 12th के जो बोर्ड्स एग्ज़ाम हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, वो ज़रूर होंगे, और पर अब उसमें चेंजेस इस तरीके से आएगा कि जो कोचिंग का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया था, कोचिंग क्लासेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया था आज के सोसाइटी में, कि अगर 10th में है बच्चा तो हम 9th से ही कोचिंग करा दे रहे हैं, 12th में है तो 9, 10, 11, 12 सबके फाउंडेशन कोर्सेज करा दे रहे हैं एक साथ। तो जो कोचिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसमें रोक लगाने की बात की जा रही है कि उसको रिवाइज किया जाएगा, रिफॉर्म किया जाएगा। टू ट्रैक प्रोग्रेस throughout the school years and not just at the end of the grade 10 and 12, all students will take school examinations in grade 3, 5, 8 which will be conducted by the appropriate authorities. जो एग्ज़ाम सीधे आपका बात था कि 10th और 12th में बोर्ड एग्ज़ाम लेंगे, पर साथ साथ में ग्रेड 3 में, ग्रेड 5 में एंड ग्रेड 8 में असेसमेंट चलेगा। मतलब उसमें भी एक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होगा, और उसको जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं वो उस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को गवर्न करेंगी, ताकि बच्चों का असेसमेंट हो सके। ऐसा नहीं कि सीधे 10th और 12th में ही असेसमेंट होगा। नेक्स्ट, अब टीचर्स पे बात आती है। टीचर्स के लिए भी बहुत बातें की गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स हो गया है। ठीक है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स हो गया है। उसमें मेनली रूरल एरियाज़ के जो यूथ हैं उनको भी बहुत फोकस करने की बात की गई है कि अगर उनके पास अच्छी शिक्षा दीक्षा है, मतलब वो एप्रोप्रिएट है, तो उनको कुछ स्कॉलरशिप्स भी दी जाएगी। और साथ में अब 4 इयर्स बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स हो गया है। Harmful practice of excessive teachers transfer will be halted to ensure that teachers can build relationship with and become invested in their communities, so that students have continuity in their role models and educational environments. और कहा जा रहा है कि जो excessive transfers होते थे टीचर्स के, कभी यहाँ से वहाँ उठा के कर दिए, कभी वहाँ से वहाँ उठा के कर दिए, तो अब इस ट्रांसफ़र पर रोक लगेगी। ठीक है, इस ट्रांसफ़र पर अब रोक लगेगी, ताकि जो टीचर और स्टूडेंट्स का एक बॉन्डिंग डेवलप होता है। ठीक है, एक स्टूडेंट मान लिया कि ये मेरे रोल मॉडल हैं, क्योंकि वो उनके पढ़ाने के स्टाइल से, उनके वे ऑफ बिहेवियर पे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहता है। तो एक स्टूडेंट मान लेता है कि ये मेरे रोल मॉडल है और मैं इन्हीं के जैसा बनूंगा।
पर सडन क्या होता है कि टीचर्स का ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो वो जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होती है, और बच्चों का अपने शिक्षक से बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये ब्रेक हो गया, या अगर बॉन्डिंग बना ही नहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो फिर वो एजुकेशन सिस्टम तो फेल्योर है, ठीक है। वो ज्ञान भी अधूरा है जो शिक्षक दे रहा है, और बच्चा उस ज्ञान को ले भी नहीं पा रहा है। तो ये बॉन्डिंग बननी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पे हद तक रोक लगाई जाएगी, एंड ट्रांसफ़र विल अकर इन अ वेरी स्पेशल सर्कमस्टांस। अगर बहुत कोई ऐसा स्पेशल सर्कमस्टांसेस है तब ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट टीटीज़ पे भी बात हुई है, टीचर एलिजिबिलिटीज़ टेस्ट पे विल बी स्ट्रेंथन, इसको और मजबूत किया जाएगा। इट विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर्स अक्रॉस ऑल स्टेजेस। जितने स्टेजेस जो 4 बने हुए हैं, 5+3+3+4 का मतलब फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, चारों लेवल पे टीईटीज़ के थ्रू ही टीचर्स सेलेक्ट होंगे। Next, in collaboration with parents and the other key local stakeholders, teacher will be more involved in the governance of a school, including as members of the school management committees. ठीक है, टीचर्स के इम्पोर्टेंस को और बढ़ाने की बात की गई है। बट एक चीज़ और है कि टीचर विल नॉट बी एंगेज्ड एनी लॉन्गर इन वर्क दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचिंग। जो भी काम टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसमें टीचर्स के इन्वॉल्वमेंट को कम किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन में मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि इलेक्शनिंग में, जो इलेक्शन सिस्टम में टीचर्स को हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट टीचिंग से नहीं है। कुकिंग ऑफ मिड डे मील, जो मिड डे मील बनते हैं, इसमें टीचर्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पे रोक लगेगा, और जो कि और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो कि कहीं से स्ट्रेस और बढ़ाते हैं, तो इन सब में टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि टीचर का काम है टीचिंग एंड लर्निंग का। तो अगर उसका माइंड डाइवर्ट होता है तो वो अपना वो आउटपुट नहीं दे पाएगा जो उसे देना चाहिए। और बात भी सही है कि जब टीचर्स आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो टीचर्स का काम होना चाहिए टीचिंग और लर्निंग का। टीचर का काम बहुत ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। तो फिर नॉन टीचिंग तो रखा गया है, नॉन टीचिंग ये काम करे। जब नॉन टीचिंग टीचिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो टीचिंग कैसे नॉन टीचिंग में इन्वॉल्व हो सकता है? इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख करके बात की गई, जो कि डायरेक्ट टीचिंग से अगर जो रिलेटेड नहीं होगा, उस वर्क में टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छा डिसीज़न है ये, मतलब पॉलिसी में ये बात कही गई है। फिर है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब जैसे टीचर जो है उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए, तो जो यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर्स होते हैं या जो स्कूल लेवल के टीचर्स होते हैं, वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी लगे रहते हैं। बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, ताकि नई नई चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके, और कितना वो अपना टीचिंग लर्निंग का जो मेथोडोलॉजी है उसे वो स्ट्रॉन्ग कर सके, इसके भी बारे में बात की गई। CPD के बारे में, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD, नेशनल इंटरनेशनल teachings and subject workshop as well as online teaching development modules will available to all teachers। क्योंकि इस नेशनल पॉलिसी में ऑनलाइन टीचिंग को बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, तो ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड वर्कशॉप, सेमिनार्स, इनको भी कंडक्ट कराया जाएगा, और इसमें टीचर्स की भागीदारी होनी होगी। ऐसा नहीं कि कराया जा रहा है पर टीचर्स उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे 50 आवर्स CPD एवरी ईयर्स कहा जा रहा है कि हर साल ऑलमोस्ट 50 घंटे का इन्हें CPD वर्कशॉप और सेमिनार करना होगा। ये एक्सपेक्ट किया गया है टू टीचर्स की टू पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट 50 आवर्स CPD एवरी ईयर। एंड फॉर द स्कूल लीडर्स के लिए क्या बात की गई है? स्कूल लीडर्स मतलब कि प्रिंसिपल हुए या कोई और मैनेजमेंट कमेटी हुआ, उसके लिए क्या बातें की गई? उनके लिए बातें की गई हैं कि लीडरशिप मैनेजमेंट वर्कशॉप्स कराए जाएंगे। जैसे टीचर्स के लिए ये सारे वर्कशॉप कराए जा रहे हैं, इनके लिए भी लीडरशिप मैनेजमेंट वर्कशॉप कराए जाएंगे कि किस तरह से हम अपने स्कूल के सिस्टम्स को मैनेज करके रखें। नेक्स्ट बात की गई है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, NCFTE। N फॉर नेशनल, C फॉर कैरिकुलम, F फॉर फ्रेमवर्क, T फॉर टीचर एंड एजुकेशन 2021 will be formulated by the
नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बनाएगा। किसके कंसल्टेशन से? एनसीईआरटी की कंसल्टेशन से। मतलब एनसीईआरटी एंड एनसीटीई, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये दोनों मिल करके एनसीएफटीई का फ्रेमवर्क करेंगे, जो कि सारे कैरिकुलम को डिज़ाइन करेगा। तो ये आपको मैंने पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के स्कूल एजुकेशन को बताया। वैसे भी अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, पर जिनको हमें बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है वो मैंने इसमें लाया। और अब अगले वीडियो में मैं वो हायर एजुकेशन पे लेकर के आऊँगी, क्योंकि इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन पे और हायर एजुकेशन पे दोनों पे बातें की गई हैं। तो स्कूल एजुकेशन पे वॉल्यूम 2 और 3 पूरा था। अब अगला वॉल्यूम हायर एजुकेशन पे बेस्ड होगा। और इससे पहले यहाँ पर एक मेरी स्टूडेंट है सुषमा, वो ग्रेजुएट हो चुकी है और वो अपने पढ़ाई में लगी हुई है। उसके रिव्यूज़ को सुनिए कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसका क्या रिव्यू है, क्योंकि हर वीडियो में मैंने कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उनके रिव्यू लिए कि आप क्या सोच रहे हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। तो आप उसके रिव्यू को सुनिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। Good evening everyone, respected teachers, my seniors and all my friends. I'm Sushma and I did my graduation in history, and today I'm here to tell you all about the National Education Policy and its possible impact on the higher education system. Well, we all are aware that the National Education Policy 2020 has been released recently, and with a main focus on basically on how to make India a quality education system with Indian ethos or Indian essence, and secondly how to make India again the global superpower in the sphere of knowledge or education. So here are some proposed changes in the policy in the higher education system. First is that it calls for the shift in the undergraduate courses from 3 years to 4 years, so with multiple entry and exit points. So basically क्या है कि अभी जो 3 साल का हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं उसे 4 साल का बना दिया जाएगा, जिसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स होंगे। इट मीन्स दैट अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया देन यू विल हैव अ डिप्लोमा। व्हेन यू विल बी कंप्लीटिंग 3 इयर्स तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और 4 ईयर के बाद आपको एक बेसिक रिसर्च फाउंडेशन मिल जाएगा। And it calls for a multiple entry and exit point. That's the best part about it, because हम कई बार सोसाइटी में देखते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और सोशल कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे बच्चे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। दे कैन अगेन एंटर इनटू द एजुकेशन सिस्टम विथ जिसमें उनका जो क्रेडिट है वो भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी में एक प्रपोज्ड चेंज है जो विच कॉल्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें आपके क्रेडिट स्टोर किए जाएंगे और उसको बाद में लेटर ऑन ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा। सो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड स्टेप। सेकेंड, इट कॉल्स फॉर द अबॉलिशमेंट ऑफ द एमफिल प्रोग्राम। सो इसको बेसिकली क्रिटिसाइज़ इसीलिए किया जा रहा है कि एमफिल को कहीं एमफिल को हम हटा देंगे तो हमारी जो क्वालिटी रिसर्च है उस पर कहीं इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट स्टडीज़ ने शो किया है कि इट वोंट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च दैट मच। एंड जैसा कि अब वो 4 ईयर यूजी एजुकेशन प्रोग्राम आ रहा है, तो आपको 4th ईयर में बेसिक रिसर्च की फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दी जाएगी। तो इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल एंड इट्स प्रीटी कूल, एंड देयर विल बी नो वरीज अबाउट द क्वालिटी डिटेरिएशन। थर्ड इज़ माई पर्सनल फेवरेट वन, which calls for a multidisciplinary approach in the education system. जैसा कि हम सब जानते हैं वेरियस एकेडमिक डिसिप्लिन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को एंड दे आर क्वाइट इंक्लूसिव ऑफ ईच अदर। सो इट इज़ डेफिनेटली अ गुड स्टेप और अ प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड्स अ इंक्लूसिव सोसाइटी, टुवर्ड्स एन इंटीग्रेटेड वर्ल्ड। सो इसकी मेजर क्रिटिसिज्म ये हो रही है कि कहीं ये जो सिंगल स्ट्रीम
एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, कहीं ये उनकी कैरेक्टर को डाइल्यूट तो नहीं कर देगा. तो आई वोंट बी सेइंग कि नो, इट वोंट इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स दैट मच, बिकॉज हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर जैसे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं उनके पास ऑलरेडी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज़ और मेडिकल साइंसेज. इवन अगर हम MIT US को देखें तो उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड है. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. इट कॉल्स फॉर अ इंक्लूसिव एंड अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, and even from the point of practicality, it is quite good, because we all know the things are quite inclusive of each other. So ये practical काफ़ी ज़्यादा practical है. The only problem with this multidisciplinary approach is that कि इसका जो target रखा गया है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है. Like it calls for the change after 10 years or 20 years. So let's see इस चीज़ को लॉ में कैसे इंक्लूड किया जाएगा. फोर्थ इज़ दैट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट होगी इंडिया में, तो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज़ होगी. बट अगेन इसकी क्रिटिसिज्म ये हो रही है कि कहीं ये डिस्पैरिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ ना कर दे, क्योंकि हम इंडियन एजुकेशन में देखते हैं कि डिस्पैरिटीज़ आर देयर बिटवीन द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट कॉलेजेस. So let us leave this thing on the government and how the laws will be put in the place and what will the provisions be, and on the implementing agencies as well. And fifth is that it calls for, or it demands in doubling the GER from the current 26.3 in the 2018 to almost 50% by 2035. सो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज़ ऑलमोस्ट डबल करने की बात कही जा रही है. तो ये काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है और एक बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क होगा इसको अचीव करना. सो येस, लेट्स सी हाउ इट इवन गोज़, बिकॉज इसमें हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होंगे एट अ वेरी रैपिड स्पीड. और इसकी भी अगर क्रिटिसिज्म होगी तो शायद ये हो सकती है कि द टारगेट हैज़ बिन लाइक 2035 इज़ मच लॉन्गर वन. हम इसे थोड़ा रिड्यूस करके 2030 कर सकते हैं. वेल, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू से इज़, एज वी ऑल नो दैट एजुकेशन इज़ इन द कंकरेंट लिस्ट. लेट्स सी कि स्टेट और सेंटर कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच लाती है अपने एजुकेशन पॉलिसी को सक्षम करने, मतलब उसे सफल बनाने के लिए. एंड एट द एंड आई वुड बी सेइंग जस्ट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Thank you so much and have a good time ahead. फिर आपने ये सुषमा के रिव्यू को सुना. वाकई सुषमा, थैंक यू सो मच. आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया जो आप समझ रही हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के. तो ज़रूरी है हमें सारे रिव्यूज़ को जानना भी, समझना भी. अब चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हायर एजुकेशन को लेकर के क्या बातें कर रही हैं. तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय. अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए. बाय बाय.